चुनाव आयोग को ये कहूंगा कि वो यमराज और ब्रह्मा बनने का काम न करे, कि जो सरकार कहती थी हम डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, एक क्लिक दबाइए, जो चाहिए सूचना वो पाइए। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है बिहार में, कि जो पीडीएफ को पीडीएफ फॉर्मेट, सर्चेबल फॉर्मेट में डालना चाहिए चुनाव आयोग के पास, वो नहीं दे पा रहे, तो हम किस नए भारत की बात करें? तो नया भारत कहाँ बना? नया भारत तो और प्राचीन भारत हो गया। आप क्या सोचती हैं कि जनता देख नहीं रही है? अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वह दुनिया का सबसे निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होता है। अभी हरियाणा का एक मुखिया का चुनाव था, वहां 3 साल से बेचारा हारा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब उसे खुलवाया काउंटी को जीत गया। एक सामान्य सा जो मौलिक सबसे छोटी पंचायत का चुनाव में ये हो गया, तो बड़ी चुनाव में क्यों होना चाहिए? अरे आपके वो स्मार्ट सिटी को दूरबीन के साथ खगोलीय दूरदर्शी से देखा जाए, चंद्रमा से लाकर, तभी कहीं स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है। पानी का आलम इतना हो गया, किसी भी जगह 1-2 दिन बरसात में हमारे गाड़ी का सेंसर फेल हो गया, वो विकास खाएंगे? विद्यालय बंद हो रहे हैं मैडम, मधुशालाएं खुल रही हैं। कल देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे और सोचिए उस भाषण में जनता के लिए क्या कुछ था, यही जानने के लिए आज मेरे साथ खास मेहमान हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव यादव। उन्हीं से जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या जनता से जो वादे किए थे 14 के बाद तमाम पूरे किए, और उन्होंने जाते जाते ये कहा कि नौजवानों का हक अधिकार, देश में जो मौजूदा तमाम तरीके के टेरर हैं जिसको लगातार देश के प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक कहते हैं कि विपक्ष को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर कर कह रहे हैं कि नौजवानों के हक अधिकार खाने का काम कर रहे हैं। बातचीत करेंगे। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आज़ादी के 78 साल लगभग पूरे हो गए हैं, एक और साल हम प्रवेश करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक नया भारत बना रहे हैं। क्या इस नए भारत में आप खुश हैं? देखिए निधि जी, आप नए भारत की जब बात करेंगी जी। तो युवाओं को सोचना पड़ेगा कि यही सरकार ने कहा था डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, यही सरकार ने कहा था कि स्मार्ट सिटी, यही सरकार ने कहा था कि हम कितने लोगों को, 1000 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो नया भारत कहाँ बना? नया भारत तो और प्राचीन भारत हो गया, कि जो सरकार कहती थी हम डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, एक क्लिक दबाइए, जो चाहिए सूचना वो पाइए। लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है बिहार में, कि जो पीडीएफ को पीडीएफ फॉर्मेट, सर्चेबल फॉर्मेट में डालना चाहिए, देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव कराने वाला चुनाव आयोग के पास, वो एक क्लिक का, एक साधारण जनता, एक साधारण आदमी के मोबाइल में वो बातें होती हैं। कोई पीडीएफ आए, वो सर्चेबल मोड में करके अपना उसका नाम खींचना है 100 पे निधि रतन का, तो यन डाले तो यन से जितना होता है वो सर्च कर लेता है। वो नहीं दे पा रहे तो हम किस नए भारत की बात करें? वो नहीं दे पा रहे तो हम किस परमाणु ऊर्जा की बात करें? महर्षि कणाद ने कहा था कि कण कण में भगवान है। जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन प्रोटॉन आकर खो दिया कि नहीं भाई, कण कण में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। आप परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं। आप परमाणु ऊर्जा की रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पे मार मार के निकाला और बताया कि भाई कण में कोई मौजूद नाभिक चीज है। नाभिकीय ऊर्जा की आपने बात किया। आप देश के युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि हमको नाभिकीय ऊर्जा में लाना है, जल शक्ति का, परमाणु शक्ति का उपयोग करना है। आलम आपको है कि एक पन्ने का जो होता है वोटर लिस्ट, वो सरकार नहीं दे पा रही है कि अपना नाम खोजे। तो कहाँ से नया भारत हुआ आपका? मतलब क्या वोटर लिस्ट को आप लोग तमाम तरीके से मुद्दा बना रहे हैं? मतलब जब विपक्ष चुनाव हारने लगता है तो वोटर लिस्ट की धांधली, ईवीएम में गड़बड़ी। आप लगातार विकास देखिए ना, 7 BHK फ्लैट तैयार किया है देश के प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों के लिए, विकास वहां पर देखिए। विकास 500 के अंदर जो लोग हैं उनके लिए हुआ। अभी तुगलकाबाद की झुग्गियां तोड़ी गई है, उनकी संख्या 50,000 है। वहां पे आपके कैमरे नहीं जाते हैं, वहां पे पत्रकार का प्रश्न नहीं जाता है। आप क्या सोचती हैं कि जनता देख नहीं रही है? अरे आपके वो स्मार्ट सिटी को दूरबीन के साथ खगोलीय दूरदर्शी से देखा जाए, चंद्रमा से लाकर, तब भी कहीं स्मार्ट सिटी नहीं दिख रही है। पानी का आलम इतना हो गया, किसी भी जगह 1-2 दिन बरसात में हमारे गाड़ी का सेंसर फेल हो गया, क्योंकि पानी
ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ गया, तो आप कहाँ देखते हैं वो विकास खाएंगे? अभी थोड़ी सी बरसात हो जाए दिल्ली में, यहाँ की मुख्यमंत्री आतंकवाद को धूल चटा रहे हैं, ये आप नहीं देख कौन रहे सा हैं? आतंकवाद मैडम? हाँ, जिस तरीके से कौन सा लगातार आतंकवाद? पाकिस्तान जब में आपने- घुसकर धूल आपने- चटाई। देखिए मैडम, देखिए बात को आपने जब जम्मू कश्मीर में 370 का मुकदमा वो एक्ट लाया और आपने कहा कि इसके बाद उनकी हमने कमर तोड़ दी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, और वही लोग देश की जनता जब पहुंचने लगी वहां पे कोई सुरक्षा नहीं, बेचारे निहत्थे लोगों को प्राणदीन कर रहे। हम देश के प्रति सजग हैं, उनके साथ खड़े हैं, राष्ट्र भावनाओं से प्रेरित हैं, लेकिन आप देखिए ना कितनी आपकी गलतियां हैं। आखिर में इंटेलिजेंस इतनी बड़ी है आपकी, इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको सूचना क्यों नहीं थी इस तरह की? इस पे पूछिए ना, इस पे कहाँ विकास गया, इस पे डेवलपमेंट कहाँ उन्होंने गया? कहा कि घुसपैठिए जो हैं वो युवाओं का रोजगार खा रहे हैं, रोटी रोजी खा जा रहे हैं। आप वो तमाम तकलीफें देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री ने वहां भी तो चिंता जताई है ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी हमारे देश के सबसे बड़े चिंतक हैं, देश के सबसे बड़े प्रथम आदमी हैं, लेकिन उनके कथनी और करनी में कितना अंतर दिख रहा है। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। हमारे देश में उन्होंने यूनिवर्सल सार्वभौमिक अनुपात में बच्चों और शिक्षकों का रेशियो तय करके शिक्षा मित्रों को दिया था। उत्तर प्रदेश के विधायक लोगों का वेतन 3 लाख के ऊपर हो गया, लेकिन एक शिक्षा मित्र जो 10 बजे से जाता है और 5 बजे आता है उसको 10,000 रुपया मिल रहा है। विद्यालय बंद हो रहे हैं मैडम, मधुशालाएं खुल रही हैं, विद्यालय बंद नहीं हो रहे हैं, मर्ज किए जा रहे हैं, स्कूलों का विकास हो पाए। आपको मर्ज का मतलब क्या समझ में आया? अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, एजुकेशन सिस्टम पर काम हो। मर्ज का क्या होता है? हमारे पूर्वांचल में कहावत है कि उखिया ओख ले दे कुल्हड़वा भेली दे। इसका मतलब प्लेस ऑफ अकरेंस पे आप नहीं देते हो, उसको फैक्ट्री में ले आकर कुछ दूसरा कुछ दोगे। जो शिक्षा का मानक था कि आपको विद इन रेडियस में इतना होना चाहिए, एक बच्चे को पढ़ने जाना है, हमारा विद्यालय, हमारा घर यहाँ पे विद्यालय, आपने वहां भेज दिया जो है, वो लड़का नहीं जाएगा वहां पर। गांव में कटुता होती है, गांव में दुश्मनी होती है, गांव में जातिवाद होता है, गांव में ब्राह्मण की मोहल्ला है, गांव में यादव का मोहल्ला है, गांव में चौहान का मोहल्ला है। एक विशेष विश्वविद्यालय में गरीबों के लड़के होते हैं, एक स्पेसिफिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति के बच्चे होते हैं, तो एक दूसरे को लोग आपसी जो गांव में गंवी राजनीति होती है उससे बचने के लिए ये व्यवस्था थी। अब लड़कों का जो मौलिक अधिकार है शिक्षा का, उधर तो आप ढिढोरा पीट रहे हो कि हम फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे रहे हैं, और विद्यालय बंद कर दिए। अब बाल बालिका का क्या उदाहरण है? आंगनबाड़ी को नहीं जानते हैं? सूर फैजाबादी कहते थे बहुत बढ़िया से, बाहर आंगनबाड़ी 500 को नौकरी, 1000 का साड़ी। इसका सीधा उनका कॉन्सेप्ट था, उनका आरोप था कि उनका सतुआ दूधी जो भी आता था सामान वो बेचा जाता था। ये वो उस कवि की उस समय की कविता है, 12 आंगनबाड़ी, 500 को नौकरी और 1000 का साड़ी। मतलब गरीब और परेशान होता जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। जो बाल बाटिका के विचार करने चाहते हैं कि उसमें हम बाल बाटिकाओं से माध्यम से पढ़ाएंगे बच्चों को, उसकी दशा ये थी, आंगनबाड़ियों की दशा ये थी। मैं किसी सभी आंगनबाड़ियों को कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार था, आप तेल देंगे सबसे पाम आल कर देंगे, आप उसमें सत्तू देंगे खराब देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आपको शिक्षा नहीं देंगे। एक बालक को जो आवश्यकता होती इन्वायरमेंट जब मिल जाता है, 10 लोग पढ़ने, उसको पढ़ाने वाले कौन लोग रखने जा रहे हैं? वो भी संविदा पर रखने जा रहे हैं, जो ट्रेंड नहीं है, जो चाइल्ड एजुकेशन के बारे में तनिक भी जिसको जानकारी नहीं है, उससे आप उस नौनिहाल को पढ़वाने का प्रयास कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे खिलाने के लिए दाइयां हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए ट्रेन टीचर होना चाहिए, और ट्रेन टीचर वो होता है, वो जानता है कि किन परिस्थितियों में ट्रांसफर ऑफ नॉलेज होता है। ये आपका छोटा माइक है, ये छोटा माइक जो है बड़े माइक को चार्ज नहीं कर सकता है। जब करेगा जनरेटर का बड़ा मोटर जो है छोटे मोटर को चार्ज करता है। जो आप आदमी लगा रहे हो उसका दिमाग भी बच्चे के बराबर है, वो अपना ट्रेंड नहीं है,
तो ये इनकी योजना फ्लॉप नहीं है। मेरा कहने का मतलब है निधि जी कि आज देश में नया भारत जो हम देख रहे हैं, वहाँ पे विद्यालय मर्जर हो रहे हैं, जनसंख्या बढ़ी है घटी है? आप मुझे बताइए, जनसंख्या बढ़ी घटी है? तो अब जब जनसंख्या बढ़ी है तो उसमें स्कूल बढ़ने चाहिए, वो घट क्यों रहे हैं? मतलब जनसंख्या जनता बढ़ा है, जिम्मेदारी मोदी जी उठाएं। मोदी जी का विकास देखिए ना, उन्होंने कहा दिवाली तक तोहफा देंगे जनता को। मैडम, हम जनसंख्या नहीं करते, स्टेट पॉलिसी होती है और सेंटर के और स्टेट की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उसमें है कि आप एजुकेशन देंगे, आडंबर नहीं फैलाएंगे, लोगों को जो व्यवस्था है वो करना होता है। ये सरकार जो है मूल रूप से जो जनहित के लोग हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, उनको कैसे चाह रही है कि एक आदमी जो बढ़ई का काम उसको बढ़िया काम करने दीजिए, एक यादव जो दूध दूता था उसको दूध ही दूने दीजिए। ये कह रहे कि हम आपको अपने कार्य में कुशलता ला रहे हैं। अरे बढ़ई वाला आदमी जो था, जो वो काम करके देश के लोगों को, देश दुनिया के लोगों को बड़े स्तर पे जो है अपने समाज से काम को छोड़कर बड़ा काम किया। मेरा ये कहना है कि अब संघर्ष लोग करना शुरू कर दिए हैं। आप देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या कहना शुरू किया है। आपने माननीय अभी की जो कोलिजियम सिस्टम थी, उन्होंने किसी भी यादव को रिकमेंड नहीं किया। लेकिन दलित तो सीजीआई बनाए ना। भले सीजीआई हो, भले सीजीआई हमारे गवई साहब हों, लेकिन उनको क्या झेलना पड़ा? महाराष्ट्र में उनका स्वागत नहीं हुआ। जो मुख्य न्यायमूर्ति का आवास होता उसके कई दिन वो कब्जा करते रहे। ये DY चंद्रचूड़ साहब जो है 1,72,000 परिवारों का, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों का, उन्होंने कहा कि आपकी नियुक्ति संविधान के धारा 14, 15, 16 के नहीं, उनको हटा दिया। उनके बच्चे जो है किन किन परिस्थितियों में रह के गुजर बसर कर रहे हैं उसको उस समय नहीं सोचे, स्टेट पॉलिसी का मामला बताया नहीं सोचे, और आज कह रहे हैं कि मेरे पास 2 विकलांग बेटियां हैं, उनके लिए स्पेशल घर की आवश्यकता है। तब आपकी मानवता कहाँ गई थी कि जिनको हम नौकरी से निकाल रहे हैं, बीच मझधार में है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन जब सर्वोच्च न्यायालय में अपनी SLP लाया था तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी मांग की थी कि भाई इनको दिया जाए, लेकिन नहीं सोचा गया। आज वो कह रहे हैं कि मानवता के नाते हमें घर चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बिहार के वोटरों के बारे में समीक्षा हो रही है तो कोई वरिष्ठ अधिवक्ता यादव नहीं मिला। केवल यादवों का वोट नहीं कटा है, यादव आज जो है खड़ा हुआ है बिहार के सभी लोगों की तरफ से, जो ये दिखा रहा है कि आप साथी चलो हमारे साथ, हम आपके हक हकूक की लड़ाई उसको लड़ रहे हैं। ये पहले यूट्यूब को देखिए, जमाना वो था कि पहले यूट्यूब हम लोग शुरुआती दौर में थे तो देखे जाना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आज देखिए आप शंभू जी उस दौर के पत्रकार हैं जब वो सामाजिक न्याय के कारवां को, पेरियार को, ललई सिंह यादव को, डॉक्टर अंबेडकर को, जो आपके बिहार के लोग कर्पूरी ठाकुर का नाम अगर किसी मुखरता पूर्वक ने लिया तो वो नेशनल दस्तक के जो पत्रकार हैं, संस्थापक हैं, जो भी कहते हैं तो शंभू ही लेते थे। लेकिन आज देखिए वही दौर आ गया है कि जिस यूट्यूब चैनल से लोग अपने को थोड़ा सा दूर रखते थे, आज बुला बुला के, मैंने आपको देखा है कि सामाजिक न्याय की सशक्त आवाज देने वाले माननीय धर्मेंद्र जी का इंटरव्यू हो जा रहा है आपके चैनल पे, तेजस्वी यादव का इंटरव्यू हो जा रहा है। देश दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं नेशनल दस्तक पे आज इंटरव्यू देने के लिए आतुर हैं। क्यों आतुर हैं? क्योंकि इन्हें जन समर्थन मिल गया है, वैचारिक जन समर्थन मिला है कि यह चैनल लोगों की विचारधाराओं को बढ़ाने का काम किया, दुर्बलों की आवाज बना, गरीबों की आवाज बना। आपको लगता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत हुई है? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई मजबूत, ये सामाजिक न्याय को शरद यादव से पहले लोग भी चलाते थे। भूप सिंह यादव से लेकर हमारे जस्टिस सखाराम यादव के पिताजी जो थे, उन्होंने मंडल कमीशन पे प्राइवेट बिल लाने के लिए, वो बिल आई तो सामाजिक न्याय का आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं है। समाजवादी विचारधारा होना, समाजवादी पार्टी का सदस्य होने का मतलब नहीं होता है। समाजवादी विचारधारा आज की विचारधारा नहीं है, ये बहुत पुरानी है, देश दुनिया की सबसे स्थापित विचारधारा है जिसमें समानता से भाव देखा जाए। अब माननीय अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी को ये लगा कि अगर हम सामाजिक न्याय की आवाज को सशक्त नहीं करेंगे
और सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे लोग अब हमसे दूर होते जाएंगे। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जो संविधान दिखाते थे, अब वो पार्लियामेंट स्टेट में हम जब यादव सेना या अहिर रेजिमेंट बनाने की मार करते थे, आप उसको कवर करती थी। जिस चबूतरे पे अखिलेश यादव जी बैठे, धर्मेंद्र जी बैठे, हम करते थे। तो अब ये लोग क्या हुआ है कि सामाजिक न्याय की जो मूल आवाज है, इनको ये संदेशा चला गया। देखिए, बड़े नेता लोग जो होते हैं वो हमसे और आपसे अपनी प्रतिभा, अपना गुणा, लाभ हानि सोचने में बहुत तेज होते हैं। अब इन लोगों को लगा कि अगर हम संघर्ष थोड़ा मजबूत नहीं करेंगे, थोड़ा और एग्रेसिव नहीं करेंगे, तो जनता हमसे रूठने वाली है। लेकिन अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। कहाँ तक उनकी बातें सही हैं? क्या अब उनको लगने लगा है कि वाकई में केंद्र सरकार जो है वो गड़बड़ियों से सरकार बनाती है? देखिए, इलेक्शन आपने कहा क्यों लाया गया, जो थेसिस लाई गई थी ईवीएम की, कि इसमें रिजल्ट जल्दी से आ जाता है। आप क्या कर रहे हो कि इलेक्शन को कई फेज में चला रहे हो, 5 फेज, 6 फेज, 7 फेज, लेकिन रिजल्ट आपको एक दिन में चाहिए। उससे दिक्कत है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो वह दुनिया का सबसे निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव होता है। बैलेट पेपर, ईवीएम ने अभी हरियाणा का एक मुखिया का चुनाव था, वहां 3 साल से बेचारा हारा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब उसे खुलवाया काउंटी को जीत गया। एक सामान्य सा जो मौलिक सबसे छोटी पंचायत का चुनाव में ये हो गया, तो बड़ी चुनाव में क्यों होना चाहिए? माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के साथ साथ जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनको अब ये लग गया है कि अगर हम अब ये अमृत काल में अगर हम संघर्ष नहीं किए तो आने वाली पीढ़ियां जो कहेंगी कि अमृत काल में भी आप लोग स्नान करके हम लोगों को विष पिला दिए हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं दोबारा कह रहा हूं, यदि इस अमृत काल में विपक्षी लोग नहीं संघर्ष करेंगे तो आने वाली हजारों पीढ़ियां यह कहेंगी कि अमृत काल को पीते पीते हमारे लोग भी हम लोगों को विष पिला दिए थे। देश की आवाम को क्या कहेंगे? बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर है। 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए हैं। वोटरों के नहीं, घुसपैठियों के नाम काट दिए गए हैं। सरकार तो यही कह रही है। देखिए, अब उसमें चुनाव आयोग को कुछ लोगों ने सफेद कपड़े भेंट किए हैं, और मैं चुनाव आयोग को ये कहूंगा कि वो यमराज और ब्रह्मा बनने का काम न करे। चुनाव आयोग देश के संविधान के अनुसार जो उसे पावर दिया गया है, यदि वो ऐसे काम करेगा तो मैं समझता हूं कि उसके लिए और बिहार की जनता, निधि जी मैं बता दे रहा हूं आपको, बिहार के लोग की बौद्धिकता इतनी अच्छी होती है कि वो अपने अधिकारों के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं, बहुत ही संघर्ष करने वाले लोग होते हैं। बिहार की जनता की ही यह देन है कि यह एक प्रांत का चुनाव जो है आज पूरे विश्व स्तर पे छाया हुआ है। यह इसलिए है कि बिहार की जनता अपने अधिकारों के प्रति बहुत ही सशक्त है, बहुत ही जागरूक है। आज हम और आप अगर यहाँ पे बैठे हैं तो वह दौर था जब लोग एक हाथ उठा देते थे, जिसके पास खपड़ेल था, जिसके पास खेत था, जिसके पास कुछ संसाधन थे, जो राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, सरदार थे, उनको ही वोट का अधिकार मिला था। लेकिन धन्य हो बाबा साहब, धन्य हो संविधान सभा, धन्य हो सामाजिक न्याय के उन नेताओं का जिन लोगों ने आपने इतना बड़ा वोट का अधिकार दिया था कि एक रानी का वोट, एक मेहतरानी का वोट, कि वोट की कीमत बराबर हो गई थी। उस मुहिम को मजबूत करने का अधिकार दिया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो मैं समझता हूं कि बाबा साहब ने, संविधान सभा ने जो ये काम किया था, ये पृथ्वी पे होने वाले घटनाक्रमों से सबसे बड़ा काम था। देश की जनता को जो अधिकार वो था, बिना किसी रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड की हो गई रक्तहीन क्रांति, बिना किसी कुछ हुए अपने लोगों को, सही लोगों को चयनित करने का अधिकार, वोट का अधिकार था। यदि
उसको सिर्फ बिहार से न देखा जा। ये वोट काटने का, जोड़ने का अधिकार को बिहार से न देखा जा, यह देश की अस्मिता से, सभी देश के नागरिकों से, सभी देश के लोगों के अधिकारों से देखा जाना चाहिए। इसमें मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, विशेष रूप से शंभू जी से मैं कहूंगा कि आप जहां भी रहिए, ये मतदाताओं के अधिकार और उनके वोट जोड़ने और कटने की एक प्रक्रिया सीरीज बनाकर जो है लोगों को समझाया जा सके कि भाई आपका नाम क्यों कटेगा, आपका नाम क्यों जोड़ा जाएगा। आप वहाँ से चले गए दूसरे शहर में तो वहाँ पे भी आप वोटर बन सकते हैं, 6 महीने जा सकते हैं। तो इस तरह की जब बातें होंगी निधि जी, तो मैं समझता हूँ कि लोग अवेयर होंगे और उस अवेयरनेस के कार्यक्रम में आपका नेशनल दस्तक सबसे 1 नंबर पे है। और बस इतना सा मुझे कहना है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ भी लाल किले की प्राचीर से कहा है वो धरातल पे कम दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील गौरव यादव। मुखर होकर उन तमाम मुद्दों पर बात की जो जनता के जहन में घूम रहे। देश के प्रधानमंत्री हर बार की तरह वही वादे, वही जुमले लाल किले की प्राचीर से तीसरी बार दे रहे थे, लेकिन जनता एक ही सवाल चाहती है कि देश की सरकार आखिर क्या काम कर रही है। रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो आखिर विकास किसका हो रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है और सोचिए वोटर लिस्ट से बिहार के ही निवासियों का नाम काटा जा रहा है, ये कहकर कि वो वहाँ के निवासी नहीं है। ये वोटर का नाम नहीं बल्कि देश की अस्मिता, लोकतंत्र और संविधान को खतरे में लाया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमारी बातचीत पर अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।